अस्सलाम स्टूडेंट्स, फाइनली कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन में हम एंट्रल न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। एंट्रल न्यूट्रिशन हमने ख़त्म किया था, ठीक है, ऑलमोस्ट। जो एंट्रल न्यूट्रिशन क्या है, एंट्रल न्यूट्रिशन के टाइप्स कौन कौन से है, उसके प्रोसीजर्स कौन कौन से है, उसके लिए नर्सिंग केयर और नर्सिंग कंसिडरेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे आगे प्रोवाइडिंग एंट्रल न्यूट्रिशन, ठीक है। आवाज़ सबको आ रही है? बिल्कुल ठीक, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रोवाइडिंग एंट्रल न्यूट्रिशन, ठीक है, ओके। अब एंट्रल फार्मूला सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द पेशेंट क्लिनिकल स्टेटस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब एंट्रल जितने भी फार्मूले हैं ना, बहुत मुख्तलिफ फार्मूले आते हैं, रेडीमेड फार्मूले जो है वो आते हैं, बाहर मार्केट से मिलते हैं। अब हमने डिसाइड किस बेस पे करना है कि मैंने कौन सा फार्मूला जो है वो इन्फ्यूज करना है, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन है ना, फार्मूला सिलेक्शन, ये किस चीज़ पे बेस करता है? ये बेस करता है पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन पे, ठीक है। इसके अलावा उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर और उसके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसके ऊपर, ठीक है। उसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, जीआई ट्रैक्ट के फंक्शन के ऊपर, ठीक है, एंट्रल एक्सिस के ऊपर कि आपने किस एक्सिस से देना है, ठीक है, एंट्रल एक्सिस के ऊपर कि आपने जो है वो किस एक्सिस से देना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आप कंट्रोल करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर के लिए आपने जो है इसे फ्लूइड या इसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट पे रखना है। इसके अलावा जो है वो जितने भी फार्मूलेज आते हैं, सारे फार्मूलेज के अंदर जो है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, वाटर, ये सारी चीज़ें जो ये मौजूद होती है। कुछ जो है वो स्पेशल फार्मूले आते हैं जिसमें कोई एक चीज़ जो है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, अब इनको हमने जो ये एंट्रल फीडिंग आपने देनी है पेशेंट को, तो किस तरह आप जो इन्फ्यूज़ करोगे, ठीक है। तो इन्फ्यूज़ करने के लिए जो है वो 3 तरीके हैं। एक है बोलस फीडिंग, द नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस फीडिंग और द थर्ड वन जो है वो है बोलस इंटरमिटेंट फीडिंग, ठीक है। बोलस, कंटिन्यूअस और बोलस इंटरमिटेंट। अब सबसे पहले जो है वो बोलस फीडिंग है। बोलस फीडिंग में हम क्या करते हैं, कंसीडर द मोस्ट नेचुरल फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकली ये जो बोलस फीडिंग है ना, ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल क्यों है, क्योंकि इसमें हम 400 ml जो है ना वो 5 से लेके 10 मिनट के अंदर जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं। ट्रांसफ्यूज हम नहीं कर सकते वो हम कहते हैं कि हम जो है वो फीड करवाते हैं। 400 ml जो है वो 5 to 10 मिनट्स में हम फीड करवाते हैं 5 to 6 टाइम्स अ डे। इसको हम फिजियोलॉजिकली नेचुरल फिजियोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जब नॉर्मली खाना खाते हैं ना, तो वो भी हम
यही मतलब 400 ml तक तो जो है वो खाते हैं और 5-10 मिनट में हम खा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है ये मोस्ट नेचुरल फिजियोलॉजिकली जो है ये मोस्ट नेचुरल लगता है, ठीक है। इसमें हम जो है एक सिरिंज के थ्रू जो है वो फीड देती है और फीड जो है वो 400 ml का होता है। वो 400 ml आपने जो है वो 5 to 10 मिनट्स में देना है, ठीक है। और हर 5 या 6 घंटे 5 या 6 दफ़ा या 4-5 घंटे बाद जो है ये आपने रिपीट करना है, ओके। It is not well tolerated because of large volume accompanied by nausea, bloating, cramping, diarrhea and aspiration. अब इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, हमने एक टाइम पे इतना ज़्यादा अमाउंट जो है वो हम पेशेंट को जो है वो फीड करवाते हैं, तो इस वजह से इसके साथ जो है वो कुछ साइन सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को नौसिया हो जाता है, किसी को ब्लॉटिंग होती है, किसी को क्रैम्पिंग होती है, किसी को डायरिया हो सकता है, किसी को कोई स्प्रेड भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बोलस इंटरमिटेंट फीडिंग। सेम बोलस ये भी है, इसमें भी हम 300 से लेके 400 ml तक जो है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन इसको हम 10-15 मिनट के बजाय जो है वो 30 to 60 मिनट्स में देते हैं, ठीक है। और बाकी सेम है 4 to 6 टाइम अ डेज जो ये हम दे देते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, बोलस इंटरमिटेंट फीडिंग, ठीक है। सेम बोलस यही भी है, ये भी बोलस ही है, ठीक है। 300 to 400 ml जो है वो हम देते हैं, लेकिन इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, इन्फ्यूजन या जो ट्रांसफ्यूजन टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, वो ज़्यादा है, ठीक है। वो 30 to 60 है, 30 to 60। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस फीडिंग। कॉन्टिन्यूस फीडिंग जो है ये 24 और कॉन्टिन्यूस रहता है, ठीक है। हम अपना फीड जो है वो एक फीडिंग पंप के साथ जो है वो अटैच कर लेते हैं, ठीक है। और उस फीडिंग पंप के थ्रू या उस फीडिंग पंप के हेल्प से जो है ये कंटिन्यूस एक कांस्टेंट फ्लो से जो है वो फ्लूइड मिलता है या न्यूट्रिएंट्स जो है वो पेशेंट को मिलते हैं। Continuous feeding is a preferred method when the feeding tube is placed in the intestine because delivery to the intestine that is too rapid may lead to dumping syndrome. अब कंटिन्यूस फीडिंग का ये प्रेफर मेथड है कब, जब ट्यूब जो है वो इंटेस्टाइन में पड़ा हो, जब आपने ट्यूब इंटेस्टाइन के अंदर प्लेस किया हो, ठीक है। क्योंकि अगर इंटेस्टाइन में हम जो है वो जल्दी जल्दी फ्लूइड देंगे, ठीक है, जिस तरह बोलस में देते हैं, जिस तरह बोलस इंटरमिटेंट में देते हैं, तो वहाँ पे डंपिंग सिंड्रोम हो जाएगा। अब डंपिंग सिंड्रोम क्या है? डंपिंग सिंड्रोम वो कंडीशन है जो किसी भी जीआई सर्जरी के बाद, जीआई बाईपास के बाद, ठीक है, या अगर गेस्ट्रिक रिमूवल है, गेस्ट्रेक्टोमी, ठीक है, सॉरी गेस्ट्रेक्टोमी वगैरह के बाद ये सिंड्रोम जो ये अपीयर होता है, डंपिंग सिंड्रोम। अब डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, क्या डंपिंग सिंड्रोम के अंदर जो है वो ऑस्मोटिक डायरिया होता है, ठीक है। और एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंड हो जाता है, क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, लाइट हेडेडनेस होती है, डायफ्रोसिस होता है, ठीक है, और साथ में पैल्पिटेशंस आती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अगर उसके अंदर ट्यूब पड़ी है तो तभी हम जो है वो हमारे लिए प्रेफर मेथड है कि हम कॉन्टिन्यूस फीडिंग करवाएं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो यूजुअली एक 150 ml पर आवर जो है वो टॉलरेट कर सकती है, ठीक है। तो इससे बेहतर फिर यही है कि हम फिर जो है इस अगर इंटेस्टाइन के अंदर है तो बेहतर हमारे लिए यही है कि हम क्या करें, हम जो है वो यही कंटिन्यूस फीडिंग दे दे ताकि वो आराम से कम अमाउंट में जो है वो उसे फीड देता रहेगा, ठीक है। अब कंटिन्यूस फीडिंग आर बेस्ट सूटेड फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट। क्रिटिकली इल के लिए ये सबसे बेस्ट है बिकॉज दे अलाउ मोर टाइम फॉर न्यूट्रिएंट टू बी एब्जॉर्ब, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट को ज्यादा टाइम मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन के। और जो स्ट्रेस अल्सर आते हैं या मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना, उसके लिए ये चीजें जो है ये प्रोपाइलेक्टिकली जो है ये एक्ट करती है। प्रोपाइलेक्टिकली कैसे एक्ट करती है, प्रोपाइलेक्टिकली है क्या? प्रोपाइलेक्टिक उन चीजों को हम कहते हैं जो हम पहले से देते हैं एहतियाती तदाबीर के लिए, जो हम चीजें देते हैं वो क्या है, वो प्रोपाइलेक्टिक, ठीक है, चाहे वो ड्रग हो चाहे वो कोई डाइट हो। ओके, दोबारा सुन लो। 3 तरह का जो है वो हमारे पास मेथड ऑफ 3 मेथड है हमारे पास फीडिंग को इंट्रल से फीड कराने की। एक है बोलस फीडिंग, दूसरा है कंटिन्यूअस फीडिंग, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो बोलस इंटरमिटेंट है, ठीक है। बोलस फीडिंग में क्या होता है, बोलस फीडिंग में आपने 400 ml जो है वो लेना है,
5 to 10 मिनट्स में जो है वो इन्फ्यूज़ करना है, ठीक है, या जो है वो आपने फीड करवाना है, ठीक है, और हर 5 या दिन में जो है ये 5 to 6 टाइम ये करना है। अब नेक्स्ट जो है वो बोलस इंटरमिटेंट में, इसमें भी आपने 300 से 400 जो है वो बोलस लेना है, लेकिन इसमें जो इन्फ्यूजन टाइम है वो ज़्यादा किया गया है, 5 to 10 के बजाय जो उधर 30 to 60 मिनट्स है। फिर उसके बाद है कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूसली हम जो है अपना फीड जो है वो एक पंप के साथ अटैच कर लेते हैं। वो पंप जो है वो कंटिन्यूसली 24 आवर्स जो है वो फीड कराता है पेशेंट को, और एक कांस्टेंट रेट के हिसाब से जो है या कांस्टेंट रेट के ऊपर जो है वो इन्फ्यूज करता है पेशेंट को। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारी एब्जॉर्प्शन होती है। इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, अच्छा सैरिश आपका क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्प्शन होती वहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट जो है वो हो जाती है, लेकिन मोस्टली एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को मैं ये नहीं कहता कि उसको जल्दी एब्जॉर्ब होगा, उधर जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, फूड को ज्यादा टाइम मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो फूड जो है वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि अगर आपने 400 फॉर एग्जांपल आप ये हिसाब लगा लो 400 ml आपने 10 मिनट्स में देना है 5 to 6 टाइम, तो 400 चलो 2000 ml आपने देने हैं। अब 2000 ml आपने देने, जहाँ पे आप 2000 ml दे रहे हो, अगर एक फीड आप दे रहे हो 10 मिनट में, तो 2000 ml जो है वो आप दे रहे हो मतलब 50 मिनट्स में, और उधर वही 2000 ml जो है वो 24 आवर में जा रहा है। तो इसका मतलब उसका रेट कम है वहाँ पे। जब रेट कम होता है तो फूड जो है वो कम आएगा बॉडी में, ठीक है। इंटेस्टाइन को फूड कम मिल रहा है एक टाइम पे, ठीक है। इंटेस्टाइन को इस वजह से टाइम ज्यादा मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या उसको उसे न्यूट्रिएंट लेने के लिए, ठीक है। आगे समझ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, अगर नहीं आई समझ तो मैं दोबारा बताता हूँ, अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बोलस फीडिंग देनी है। बोलस फीडिंग पड़ा। बोलस फीडिंग में हम क्या करते हैं, 400 ml का एक बोलस देते हैं, 5 से 10 मिनट में वो इन्फ्यूज करना है, ठीक है। इन्फ्यूज थ्रू आईवी नहीं, इन्फ्यूज थ्रू जो है वो हमने फीड करवाना है फॉर, ठीक है, हमने फीड कराना है, और हर 5 दिन में जो है ये 5 से 6 दफा करना है। नेक्स्ट जो बोलस इंटरमिटेंट है उसमें भी सेम वही बोलस लेना है, लेकिन 30 to 60 मिनट में वो जो है वो फीड करवाना है। और जो थर्ड वन है वो है कंटिन्यूस फीडिंग, 24 आवर जो है वो कंटिन्यूसली चलेगा, ठीक है। हमने एक पंप के साथ अटैच किया और वो पंप जो है वो कांस्टेंट फ्लो से उसे फीड दे रहा है, ठीक है। अब एंट्रल फीडिंग हम करवा रही है, इसके लिए नर्सिंग केयर क्या है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है वो फाइल चेक करना है, ठीक है, अपना फीडिंग ऑर्डर चेक करना है कि आगे आपकी फिजिशियन ने जो है वो ऑर्डर किया भी है कि नहीं, ठीक है। तो चेक फॉर फीड एडवाइस, ठीक है। सबसे पहले फीड एडवाइस चेक करो। नेक्स्ट जो है वो है असेस ट्यूब प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जब भी हम एंट्रल फीडिंग करवाते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्यूब की प्लेसमेंट चेक करते हैं कि आया ट्यूब अपनी जगह पे है भी या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, असेस बाउल साउंड्स चेक करनी है, ठीक है। अगर बाउल साउंड्स आ, ठीक है, ऐसा ना हो कि बाउल साउंड बिल्कुल एब्सेंट हो गए हो, ठीक है, या जो है वहाँ पे कोई ब्लॉकेज वगैरह हो गई हो और आप जो है ऊपर से खाना जो है या आप ऊपर से जो है वो फीड दे रहे हो। इसके अलावा जो फीड को थोड़ा सा गर्म करके देना है, ठीक है, बिल्कुल जो है वो ठंडा नहीं देना। उसके बाद जो है वो एडमिनिस्टर फीडिंग, आप जो है वो फीडिंग एडमिनिस्टर करो, ठीक है। फीडिंग एडमिनिस्टर कैसे करना है, फीडिंग एडमिनिस्टर अगर कर भी दिया, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन आप फीड के बाद जो आपने क्या करना है, आपने जो फीडिंग ट्यूब है उसे फ्लश करना है, ठीक है, ताकि वो गंदा ना रहे, ठीक है, वो साफ हो जाए। बाद में जो आपने थोड़ा सा पानी देना है, ठीक है, ताकि वो जो है वो फ्लश हो जाए। उसके बाद आपने पेशेंट को हाई फॉलर या सेमी फॉलर पोजीशन में लेटाना है, या ठीक है, ताकि वो जो है वो रिगरगिटेट ना करे, ठीक है, या जो है वॉमिट ना करे या एस्पिरेट ना करे। ब्रेक हो रही है आवाज। और आपने अगर ट्यूब जो है वो क्लॉग हो गया, ठीक है, तो आपने जो है वो स्टिलेट जो है वो यूज नहीं करना। अच्छा, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, दोबारा सुनिए। आपने एंट्रल फीडिंग करानी है, ठीक है, तो नर्सिंग केयर उसके लिए क्या क्या है, सबसे पहले फीडिंग एडवाइस चेक करो। उसके बाद ट्यूब की प्लेसमेंट चेक करो, ट्यूब अपनी जगह पे ठीक है। बाउल साउंड्स आपने चेक किए, ठीक है। ट्यूब को थोड़ा फीड को थोड़ा सा गर्म किया, फीड जो है वो दे दिया पेशेंट को, ठीक है, फीड करवाया पेशेंट को। फिर उसके बाद फीडिंग ट्यूब जो है वो फ्लश किया, साफ किया, ठीक है, पानी से। उसके बाद जो पेशेंट को हाई फॉलर पोजीशन में लिटाया ताकि वो पेशेंट जो है वो रिगरगिटेट ना करे, ठीक है, वॉमिट ना करे, स्प्रेड ना करे चीज़ों को। और अगर
इन केस अगर ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गया, इन केस अगर ट्यूब ब्लॉक हो गया तो आपने कभी भी स्टिलेट यूज नहीं करना उसे ओपन करने के लिए। स्टिलेट क्या है? स्टिलेट जो है एक वायर होती है, ठीक है, कॉपर की भी आती है, वो जो है वो किसी भी मेटल के जो है वो लोग बनाते हैं, सिल्वर की भी आती है, कॉपर की भी आती है। ये एक स्टिलेट एक वायर सा होता है, ठीक है, लोहे का। अब अगर उसके जरिए जो अगर फॉर एग्जाम्पल ट्यूब ब्लॉक है और उसके जरिए आप ओपन कर रहे हो तो शायद चांसेस ये होते हैं कि वो जो है वो कहीं से ट्यूब जो है वो रप्चर हो जाए और फीड जो है वो बाहर निकल के कहीं और चला जाए। अगर कहीं और फीड चला गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है और निक्रोसिस तक जो है वो बात पहुँच सकती है और पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। ओके, अब इंटरनल डिफरेंट फार्मूलीज आती है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ये है कि 1 कैलोरी 1 ml में जो है वो 1 कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंट फार्मूले जो यूज होती है, स्टैंडर्ड फार्मूले यूज होते हैं, स्पेशलाइज्ड फार्मूले यूज होते हैं, इम्यून एनहेंसिंग फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूले में जो है वो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट सारे होते हैं। स्पेशलाइज्ड फार्मूले ये कि कुछ एलिमेंट्री फार्मूले होते हैं, कुछ हाई प्रोटीन फार्मूले होते हैं, कुछ जो है वो फाइबर इनरिच फार्मूले होते हैं, कुछ जो है वो हीलिंग के लिए बेटर होती है और कुछ जो है वो इम्यून एनहेंसिंग फार्मूले होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, ठीक है। अब आपने चेक करना है, आपने पेशेंट को फीड दिया, आपने देखना है, ठीक है। स्टिलेट का फिर बता दे, ठीक है। स्टिलेट जो है वो एक वायर होती है, ठीक है, कॉपर का होता है या जो है वो सिल्वर का बना होता है या किसी और मेटल का, लेकिन लोहे का वायर होता है, ठीक है। लोहे का एक वायर होता है, अगर ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाए उसे हम उस ट्यूब को पास करते हैं। ट्यूब कैसे पास करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्यों नहीं होगा, चलिए व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ। स्टिलेट जो है वो एक वायर है, ठीक है। हम पहले सबसे पहले जो है हम स्टिलेट पास कर लेते हैं। स्टिलेट आपने पास कर लिया, ठीक है। ट्यूब जो है वो नरम होती है, तो इस वजह से कभी कभार जब हम ट्यूब पास करते हैं ना तो ट्यूब जो है वो क्लॉग हो जाती है या जो है वो किसी एक जगह पे जो है वो रुक जाती है, वो आगे नहीं जाती, ठीक है, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। अब हम करते क्या, सबसे पहले हम स्टिलेट डाल देते हैं, ठीक है। स्टिलेट का ये फायदा होता है, स्टिलेट जैसे जाता है, स्टिलेट के ऊपर जो है वो स्टिलेट एक वायर है, ठीक है, उस वायर के ऊपर जो है वो हम ट्यूब डालते हैं, ट्यूब जो है वो अपनी जगह पे पहुंच जाती है, हम स्टिलेट दोबारा निकाल लेते हैं। अब अगर दोबारा जो है ये वायर या ये जो क्या नाम है इसका, आपका फीडिंग ट्यूब, अगर आपका फीडिंग ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गया तो आपने स्टिलेट यूज करके जो है उसे नहीं खोलना, ओपन नहीं करना उसे, ठीक है। उसका ब्लॉकेज जो है वो स्टिलेट से नहीं तोड़ना। क्यों ऐसा हो सकता है, चांसेस है कि आप स्टिलेट के ब्लॉकेज को तोड़ रहे हो और स्टिलेट जो है वो उसने जो है वो कहीं और से जो है उसको पंक्चर कर दिया, ठीक है। और वो पंक्चर हो, अगर वो पंक्चर हो गया तो पंक्चर होके सारा फूड पार्टिकल या जो जितना फीड आप दे रहे हो वो वहाँ अपनी जगह पे नहीं पहुंचेगा, वो किसी और सुराख से बाहर निकल के जो आपने पंक्चर किया उस पंक्चर से बाहर निकल के कहीं और जाएगा और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होगा और इन्फेक्शन से जो है उस पेशेंट को निक्रोसिस और डेथ तक जो है वो पेशेंट जा सकता है, ठीक है। अब आप फीड करवा रहे हो पेशेंट को तो आप देख रहे हो कि पेशेंट जो है टॉलरेट कर भी रहे कि नहीं कर रहा। तो टॉलरेंस का कैसे पता चलेगा? टॉलरेंस का जब आप बाउल साउंड चेक करोगे ना तो चारों क्वाड्रेंट्स में आपको बाउल साउंड जो है वो बिल्कुल सही मिलेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो आपने बाउल मोटिलिटी चेक करनी है, बाउल मूवमेंट्स देखनी है, आपने पेल्पेट करना है तो एब्डोमेन जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर कम परकस करोगे तो परकशन पे जो है वो टेम्पेनिक फाइंडिंग होनी चाहिए, टेम्पेनिक साउंड जो है वो आने चाहिए, ठीक है। तो तभी जो है वो आपको पता लगेगा, ये साइन है कि पेशेंट जो है वो फीड को टॉलरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर टॉलरेट नहीं कर रहा तो पेशेंट जो है वो नौसिया होगा, पेशेंट को वॉमिट करेगा, ठीक है, बाउल साउंड जो उसके एब्सेंट हो जाएंगे, एब्डोमेन जो है उसका डिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्रैम्पिंग्स होगी और डायरिया होगा, ठीक है। अब आप एंट्रल फीडिंग दे रहे हो, एंट्रल फीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वो डायरिया, नेक्स्ट जो है वो नौसिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हम दे रहे हैं हमें ये नहीं पता, हम अक्सर जो है वो चीज़ें इधर से कुछ और दे रहे हैं, उधर उनका बॉडी रिक्वायरमेंट जो कुछ और होता है, ठीक है। तो
ये फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, या जो उसके डिजीज की वजह से, डिजीज प्रोसेस की वजह से उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ठीक है, अगर एब्रप्टली जो है वो हमने फीडिंग जो है वो स्टॉप की। अब आप जो है वो एक पेशेंट को फीडिंग दे रहे हो, ठीक है, उस पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है ना, या उसका जो इंसुलिन लेवल है, वो उस फीड के हिसाब से जो है वो सेट हो जाता है, और अचानक जो है वो आपने वो फीड बंद कर दी, और अचानक आपने फीड बंद कर दी, यहाँ से इंसुलिन उतनी ही जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वहां से अचानक बंद हो गया, यहाँ उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है, वो फिर जितना वो चीजें खा रहा है वो उस हिसाब से जो है वो कम होती है, ठीक है, तो पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, और इसके अलावा इंस्पिरेशन हो सकती है, ठीक है। अब आपने कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, तो कैसे प्रिवेंट करना है, तो सबसे पहली बात ये है कि एंट्रल ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है एस्पिरेशन इन इम्प्रॉपर ट्यूब प्लेसमेंट, ये देखो कि पेशेंट जो है वो एस्पिरेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ट्यूब की प्लेसमेंट इम्प्रॉपर तो नहीं है, डायरिया तो नहीं हो रहा पेशेंट को, डंपिंग सिंड्रोम तो नहीं हो रहा पेशेंट को, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं जा रहा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें जो है वो आपने चेक करने और आपने पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाना। एंट्रल न्यूट्रिशन में कोई क्वेश्चन? ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया का दोबारा बताओ। ओके, ठीक है, अब हाइपोग्लाइसीमिया में क्या, देखो, तो यहाँ पे अगर व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया, व्हाइट बोर्ड पता नहीं क्यों आज ओपन नहीं हो रहा, तो चलिए मैं ऐसे बताता हूँ आपको। हाइपोग्लाइसीमिया, आप पेशेंट को फीड दे रहे हो, उस फीड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में होता है, ठीक है, आप पेशेंट को फीड दे रही हो, फीड जो है वो उसमें ग्लूकोज का लेवल जो है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। अब फीड जो है वो बॉडी में जा रहा है, उस फीड को डिटेक्ट करके बॉडी जो है उसके खिलाफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, उस फीड की ग्लूकोज को डिटेक्ट करके बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब अचानक जो है वो आपने फीड बंद कर दिया, अचानक आपने फीड बंद कर दिया, ठीक है, अब इंसुलिन उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि उन्हें आदत हो गई है कि मैंने इतना प्रोड्यूस होना है, उतनी ही इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और आप जो है वो फीड दे रहे थे, फॉर एग्जांपल आप फीड दे रहे थे 500 ml, 500 ml जो है वो आप फीड दे रहे थे, अब इंसुलिन उस 500 ml की वजह से या उस 500 ml के हिसाब से बन रही थी, अब फीड आपने बंद कर दिया, वो इंसान जो है या वो जो आपका पेशेंट है वो दोबारा ओरल पे आया और ओरली जो है वो कम ले रहा है, फॉर एग्जांपल वो 200 ले रहा है, 300 जो है वो डाइट ले रहा है, उसमें ग्लूकोज का लेवल इतना है चल, अब अगर उसमें ग्लूकोज का लेवल कम है, इंसुलिन ने उतनी ही मिकदार में जो है वो प्रोड्यूस होना है, इधर जो है वो ग्लूकोज कम में, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो और कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन इसके ऊपर एक्ट करेगा, तो पेशेंट जो है वो हाइपो में जाएगा, ठीक है। क्लियर है? प्रीवियस स्लाइड दिखाना, ठीक है। साइड इन्फेक्शन भी हो सकता है, बिल्कुल साइड इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे आपने ट्यूब जो है वो पास किया है, ठीक है, साइड ऑफ इंजर्शन में जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, अगर आप जो है वो सफाई का ख्याल नहीं रखते, उसे आप रेगुलरली जो है वो क्लीन नहीं करते, ठीक है, उसके पोजीशनिंग का ख्याल नहीं रखते, वो जो है वो सही तरह फिक्स नहीं है, अगर इधर उधर जो है वो हिल रहा है, ठीक है, तो इर्द गिर्द जो है वो मिसरेशन होगी। मिसरेशन क्या होती है? मिसरेशन कहती है सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यूज को, ठीक है, जो इर्द गिर्द के टिश्यूज है ना वो बिल्कुल जो है वो क्या हो जाएंगे, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और सॉफ्टनेस की वजह से जो है वहां पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ओके। डंपिंग सिंड्रोम बताओ, ठीक है, डंपिंग सिंड्रोम क्या है? डंपिंग सिंड्रोम जो है, जब भी आप ये देखिए इस स्लाइड में देखिए डंपिंग सिंड्रोम, जब भी कोई जी बताता हूँ, डंपिंग सिंड्रोम बताता हूँ।
डंपिंग सिंड्रोम जब आप कोई गैस्ट्रिक सर्जरी करवाते हो, ठीक है, या आप अगर गैस्ट्रिक बाईपास कर लिया, ठीक है, तो उसके दौरान जो उसके बाद ये डंपिंग सिंड्रोम जो ये डेवलप होता है। अब इस डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ऑस्मोटिक डायरिया रहता है पेशेंट को, एब्डोमेन जो है उसका डिस्टेंड रहता है, ठीक है, क्रेम्स होते हैं उसे, पेरिस्टाल्सिस जो है उसके हाइपर हो जाते हैं, उसके स्पीडली हो जाते हैं, ठीक है, लाइट हेडेडनेस होता है, डायफ्रोसिस और पैल्पिटेशन होती है, ठीक है। लेकिन ये वो कंडीशन है जो कि मोस्टली किस चीज के बाद डेवलप होती है, मोस्टली गैस्ट्रिक बाईपास के बाद और गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद, गैस्ट्रेक्टोमी वगैरह के बाद जो ये डेवलप होता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रही है पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या है, पेरेंटल न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसको हम इंट्रावीनस न्यूट्रिशन कहते हैं या इंट्रावीनस फीडिंग कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम न्यूट्रिशन देते हैं थ्रू वेन्स, ठीक है। और ये कब इंडिकेटेड है, ये कब हमने पेरेंटल न्यूट्रिशन पे पेशेंट को क्यों रखना है या कब रखते हैं, तो जब पेशेंट ओरल या एंट्रल न्यूट्रिशन जो है वो पॉसिबल ना हो, जब ओरल और एंट्रल से जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, तो तब जो है वो हम पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जीआई जो है वो सही तरह चीज़ों को सही तरह जो है वो फीड को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसके अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, उसके जो है वो फंक्शन नहीं सफिशिएंटली जो है वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा, तो तब जो है वो हम पेरेंटल की तरफ जाते हैं। अब पेरेंटल न्यूट्रिशन में दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं पीपीएन और एक को हम कहते हैं टीपीएन। पीपीएन जो है ये पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन है और दूसरा जो है वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है। पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या होता है, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन जिस तरह पेरिफेरल नेम है, ठीक है, तो पेरिफेरल वेन्स के जरिए जो है ये हम इन्फ्यूज करते हैं। लेकिन पेरिफेरल वेन्स जो है ये आप लोगों को पता है, सबको पता है कि पेरिफेरल वेन्स जो है उसका डायमीटर कम है, वो छोटी छोटी वेन्स है, ठीक है। तो पेरिफेरल न्यूट्रिशन जो है वो छोटी वेन्स है, इसीलिए हम अगर शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो पेरेंटल न्यूट्रिशन देना चाहते हैं तो हम जो है वो स्मॉल वेन से देते हैं, पेरिफेरली वो हम देते हैं। लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है कि आपका जो फीड है उस फीड का कंसंट्रेशन जो है ना वो 900 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 900 उसकी ऑस्मोलिनिटी जो है वो 900 मिली ऑस्मोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है वो छोटे डायमीटर की वजह से और फीडिंग के कंसंट्रेशन की वजह से लेबाइटिस के बड़े चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को हम सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसको हम मोस्टली इन्फ्यूज करते हैं जो लार्ज सेंट्रल वेन्स है ना उनमें करते हैं, ठीक है, जो लार्ज सेंट्रल वेन्स है ना उनमें प्लेस कर लेते हैं। और ये फार्मूला जो है ये हाइपर ऑस्मोटिक होता है, हाइपर कंसंट्रेटेड होता है, हाईली कंसंट्रेटेड फार्मूला जो है उसमें हम इन्फ्यूज करते हैं। इसमें इसलिए कोई इशू नहीं आता कि इसमें जो हम वेन्स यूज कर रहे हैं या इसके लिए हम जो वेन्स सेलेक्ट करते हैं वो वेन्स पे उनका डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब इंडिकेशंस क्या है, इंडिकेशंस ये कि पेशेंट जो कि एंट्रल फीडिंग को टॉलरेट नहीं कर रहा, किस वजह से, जीआई ऑब्स्ट्रक्शन है, जीआई सर्जरी हुई है, ठीक है, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग आ रही है, इंट्रैक्टेबल डायरिया हो रहा है, या एक हफ्ते से ज्यादा जो है वो एनपीओ करना है हमने। अगर एक हफ्ते से ज्यादा आपने पेशेंट को एनपीओ करना है, नथिंग पर ओरम करना है, ठीक है, तो फिर भी आपने जो है वो पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट हु आर एडमिटेड वेरी मेल नरिश, ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आया बहुत ज्यादा मेल नरिश और आप चाहते हो कि इसका इंस्टेंट फीडबैक आए, इंस्टेंट जो है इनका हमारा जो है वो रिस्पॉन्स आए, तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए, इंस्टेंट रिस्पॉन्स के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, हम जो है उसे आईवी फ्लूइड दे देते हैं या आईवी जो है वो फीड दे देते हैं। तो आईवी फीड से जो है उसके रिक्वायरमेंट जो है वो जल्दी से जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट मीट कर लेता है, ठीक है, और हम जो है वो जो है वो पेशेंट थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है या नॉर्मल होने की तरफ जो है वो चला जाता है। अब आपने क्या करना है, हाईली मेल नरिश पेशेंट आया तो आपने जो है उसने एंट्रल फीडिंग अगर वो टॉलरेट नहीं कर सकता तो आपने इमीडिएटली जो है वो आईवी फ्लूइड जो है वो आईवी फीडिंग जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, न्यूट्रिशनल डिमांड, अनेबल टू मीट न्यूट्रिशनल डिमांड विद ईएन।
एक पेशेंट आपके पास आया, एंट्रल न्यूट्रिशन से उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, वो एंट्रल न्यूट्रिशन वो ले रहा है लेकिन उससे जो है वो उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, उसकी बॉडी की डिमांड ज्यादा है, तो तब जो है वो आपने क्या करना है, तब भी उसके साथ साथ जो है वो आपने पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो देना है, ठीक है। ओके, कोई और क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, नेक की वेन्स को क्या कहते हैं? नेक में जो बड़ी वेन्स है वो जुगुलर वेन है, जुगुलर वेन है, दोनों साइडों पे, इंटरनल दोनों साइडों पे दो है, इधर भी दो है, इधर भी दो है, इंटरनल जुगुलर और एक्सटर्नल जुगुलर, और इधर भी इंटरनल जुगुलर और एक्सटर्नल जुगुलर, दोनों साइडों पे दो है, ठीक है। ओके, अब फार्मूला कॉम्पोजिशन है, ठीक है। अच्छा, इंडिकेशंस पढ़ लिए, फार्मूला कॉम्पोजिशन। अब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन deliver all daily requirement nutrients to the patient in the form of macronutrients and micronutrients, ठीक है। टीपीएन हमने देना है, टीपीएन जो है वो मोस्टली हम देते हैं सेंट्रल वेन्स से, ठीक है, जो मेजर वेन्स है, और इसके अंदर जो फार्मूला या इस फार्मूले का जो कॉम्पोजिशन होता है ना, उसमें ऑलमोस्ट सारी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों मौजूद होते हैं। उसमें तो बड़ी अच्छी आई भी लगती है, उसमें बड़ी अच्छी आई भी लगती है, उसमें हम मोस्टली जो है वो सीवीपी पास भी कर लेते हैं, ठीक है, सेंट्रल वेनस कैथेटर जो है वो भी पास कर लेते हैं, लेकिन उसमें आई भी बड़ी अच्छी लगती है। उसमें हम सुकून से जो है वो 16 या 14 की आई भी लगा सकते हैं। 14 का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसमें, ठीक है, तो उसमें हम आई भी पास कर सकते हैं, मेजर आई भी जो है उसमें हम, और सुकून से लार्ज डायमीटर आई भी जो है आप उसमें पास कर सकती है, ठीक है। मोस्टली वो है ही आईसीयू में, वो मोस्टली आईसीयू में यूज होता है, बहुत कम जो है वो हम उसका आईवी एक्सेस लेते हैं, क्योंकि उसका प्रेशर भी काफी वो होता है ना, उसके ब्लड भी, क्योंकि मेजर वेसल है, ब्लड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो अगर वो आईवी जो है वो निकल गई या कोई और इशू हो गया तो फिर बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो लॉस होगा, ठीक है, तो उधर आईवी लगा के जो है वो हमें फिर फिक्स करना पड़ता है, और उधर फिक्स करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इस वजह से हमें वहाँ पे स्टिच करना पड़ता है, कभी कभार हम आईवी अक्सर लगा लेते हैं, उसे स्टिच कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, अब टीपीएन के अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट सारी मौजूद होती है, ठीक है। मैक्रो जो है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स है, माइक्रो जो है वो इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स और ट्रेस मिनरल्स है, ठीक है। लेकिन जब ऑल थ्री मैक्रो न्यूट्रिएंट मौजूद हो एक टीपीएन बैग में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम 3-in-1 कहते हैं, ठीक है। कभी कभार जो वो लिक्विड जो है वो हम अलग जो है वो सेपरेटली भी इन्फ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन टीपीएन का फार्मूला जो है वो बेस करता है किस चीज पे, कि पेशेंट की नीड क्या है, पेशेंट को क्या चाहिए, ठीक है, तो पेशेंट की नीड के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड फार्मूला आर नो लॉन्गर वाइडली प्रिस्क्राइब, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फार्मूले पहले यूज होते थे हर जगह जो है ये सेम चीज जो है वो प्रिस्क्राइब करो, आजकल वो यूज नहीं हो रही, आजकल जो है वो हम नीड बेस्ड फार्मूले जो है वो या स्पेशल फार्मूले जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशली पेशेंट की नीड के ऊपर जो है वो बनी होती है। अब आपने जब टीपीएन फार्मूला जो ये प्रिपेयर करना है, तो आपने फार्मासिस्ट जो है वो इसमें मेडिसिन ऐड कर सकता है उस टाइम, क्योंकि फार्मासिस्ट को पता होता है कि कौन सी चीज जो है वो किस चीज के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, हमेशा ये याद रखना, आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि टीपीएन के अंदर आप लोग जो है वो आपने ड्रग मिला लिया। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि चलो ये पेशेंट है, पेशेंट को मैं वैसे भी तो एक फीड जो है वो दे रहा हूँ, चाहे आईवी फ्लूइड है, फीड है, लेकिन फीड तो है, तो चलो मैंने मेडिसिन देनी है तो मैं मेडिसिन इसमें ऐड कर लूँ, मेडिसिन कभी भी उसमें ऐड नहीं करनी, ठीक है। टीपीएन में कभी भी मेडिसिन जो है वो ऐड नहीं करनी, क्योंकि उसका जो है वो ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, और उस ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। अब फार्मूला के अंदर वो मैंने बता दिया कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस क्या है, आपने एडमिनिस्टर कैसे करना है पेरेंटल न्यूट्रिशन को, तो दो ऑप्शन है आपके पास पेरेंटल न्यूट्रिशन को एडमिनिस्टर करने के लिए। मैंने पहले बताया कि दो ऑप्शन है हमारे पास, पेरिफेरली उसको एडमिनिस्टर करना और सेंट्रली उसको एडमिनिस्टर करना। अब टोटल पेरेंटल जो सेंट्रल कैथेटर है, ठीक है, वो वस्कुलर सिस्टम, अच्छा
वो वेस्कुलर सिस्टम में हम किस तरह प्लेस करते हैं, विद डिस्टल टिप ऑफ सुपीरियर वेना केवा, क्योंकि उसका जो डिस्टल टिप है ना वो सुपीरियर वेना केवा की तरफ जाता है, या राइट एट्रियम की तरफ जाता है, या इंफीरियर वेना केवा की तरफ जाता है। ठीक है, तो हम मोस्टली उसके अंदर जो है वो कैथेटर पास कर लेते हैं। ठीक है, या उसके अंदर जो है वो हम एक्सटर्नल टनल कैथेटर पास कर लेते हैं। ठीक है, या जो है वो सबकुटेनियस पोर्ट लगा लेते हैं। अब सबकुटेनियस पोर्ट में क्या होता है, सबकुटेनियस पोर्ट जो है वो हम सब ये स्किन का लेयर जो है ये ओपन कर लेते हैं। ठीक है, स्किन को कट लगा के ओपन कर लेते हैं, ओपन करके मोस्टली हम आर्म पे कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करके जो है ना सबकुटेनियस टिश्यूज के अंदर जो है वो हम एक प्लेट लगा लेते हैं, एक पोर्ट लगा लेते हैं। ठीक है, उस पोर्ट के साथ जो है वो उस पोर्ट को हम कनेक्ट करते हैं मेजर वेसल्स के साथ। उस पोर्ट को हम मेजर वेसल्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। अब मेजर वेसल के साथ आपने कनेक्ट कर लिया उस पोर्ट को, पोर्ट जो है वो ऊपर से जो है पोर्ट बंद होता है, पोर्ट जो है वो ऊपर से बंद होता है। जब भी जरूरत होती है उस पोर्ट में हम सीधा जो है वो डायरेक्ट अपना कैथेटर जो है वो अटैच कर लेते हैं। ठीक है, और आगे जो है वो ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट होती है। एक ये तरीका होता है सबकुटेनियस पोर्ट का। दूसरा होता है कि हम कोई भी कैथेटर जो है वो पास करके उसमें प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, और उसके जरिए जो है वो फ्लूइड जो है वो आगे जाता है। अब आपने क्या करना है, ये लाइंस जो आप पास कर रहे हो, ठीक है, या जो ये पोर्ट्स वगैरह लगा रहे हो, ठीक है, इसको कनेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें जो ये आपने वेरीफाई करनी है रेडियोग्राफिकली। आपने एक्सरे से देखना है कि मेरी जो पोर्ट है या जो मैं कैथेटर पास कर रहा हूँ वो सही जगह पे प्लेस्ड है कि नहीं है। ठीक है सर, फिर तो ये टीपीएन में आना चाहिए, तो मैं तो टीपीएन की बात कर रहा हूँ, मैं टीपीएन की बात कर रहा हूँ। पीपीएन पेरिफेरल की तो मैंने बात ही नहीं की। हम बात किस चीज की कर रहे हैं सर? जो मेरी स्लाइड है उस स्लाइड में जो आपको जो इमेजेस दिखाई दे उस इमेज में एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर एरो बना हुआ है। वो एरो जो है वो मेल का है और दूसरी तरफ सर्कल है और सर्कल के नीचे क्रॉस। ये देखें, वो फीमेल का सिंबल है। ये सिंबल है चाहे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर ये सारे टीपीएन के अंदर है। फॉर टीपीएन सेंट्रल कैथेटर सेंट्रल लाइन इज प्लेस्ड इनटू द वास्कुलर सिस्टम। और जो सर्कल बनाते हैं उनके क्रॉस का तो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप इन का शो कराते हैं तो चलिए मैं रिपीट करता हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास। या तो मेजर वेसल्स में आपने क्या करना है, अगर सेंट्रल जो है वो आपने फीड देना है, ठीक है, सेंट्रल लाइन से आपने अगर फीड देना है तो आपने किस चीज के साथ करना है। अगर सेंट्रली आपने फीड देना है तो आपने सेंट्रल में मेजर कैथेटर जो है वो प्लेस करना है। ठीक है, दूसरा अगर आपने पेरिफेरली देना है तो पेरिफेरल के अंदर हम क्या करते हैं, पेरिफेरल के अंदर जो है वो हम पीआईसीसी पास कर लेते हैं, ठीक है, या एक्सटर्नल टनल कैथेटर पास कर लेते हैं, या सबकुटेनियस पोर्ट लगा लेते हैं। अब सबकुटेनियस पोर्ट जो हम आर्म पे लगाते हैं, ठीक है, वो हम स्मॉल वेसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, मेजर के साथ कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, सॉरी, वो हम स्मॉल वेसल्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं पोटाकेत कहते हैं। ठीक है, एक नाम है उसका पोटाकेत, पोटाकेत। ठीक है, तो पोटाकेत कैथेटर जो है वो हम किस चीज के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, वो हम कनेक्ट कर लेते हैं स्मॉल वेसल्स के साथ। ठीक है, वो हम स्मॉल वेसल्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और उसका जो है वो जो फ्लूइड हम उससे दे रहे हैं या जो फीड हम उससे दे रहे हैं वो पेरिफेरली दे रहे हैं। ठीक है, उसे हम पेरिफेरली दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल के जरिए हम दे रहे हैं, सेंट्रल में जो है वो हम सुपीरियर वेना केवा या राइट एट्रियम में या इंफीरियर वेना केवा में जो है वो हम कोई ट्यूब जो है वो प्लेस कर लेते हैं और उससे जो है वो हम फीड देते हैं। ठीक है, ओके। सेंट्रल में दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
नहीं सॉरी, सबकट जो है वो उसमें नहीं है, सेंट्रल में नहीं है, वो जो है वो पेरिफेरल में है। ठीक है, सेंट्रल में हम क्या कर लेते हैं, सेंट्रल में हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैथेटर प्लेस करना है लार्ज वेसल्स के अंदर, और उसका जो डिस्टल टिप है ना कैथेटर का, वो या तो सुपीरियर वेना केवा में होनी चाहिए या इंफीरियर वेना केवा के अंदर, और या राइट एट्रियम के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके जरिए हम करते हैं। पेरिफेरली अगर आपने करना हो तो पेरिफेरली जो है वो हम पेरिफेरली एक कैथेटर प्लेस कर लेते हैं जिसको हम PICC कहते हैं, पेरिफेरली सेंट्रल कैथेटर। ठीक है, और दूसरा जो है वो है एक्सटर्नल टनल कैथेटर। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है सबकट पोर्ट। तो सबकुटेनियस पोर्ट जो है वो पोर्टाकेथ कैथेटर है। ठीक है, पोर्टाकेथ कैथेटर से जो है वो हम स्मॉल वेसल्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं TPN में नहीं है, सॉरी मैंने TPN बताया, वो TPN में नहीं है। ठीक है, TPN में जो है वो सिर्फ मेजर वेसल्स आते हैं। ठीक है, पेरिफेरल में जो है वो PICC, एक्सटर्नल टनल कैथेटर और सबकुटेनियस पोर्ट जो है वो आती है। सबकुटेनियस पोर्ट में जो एक पोर्ट आता है जो पाकिस्तान में तो कभी यूज नहीं होता लेकिन बाहर के मुल्कों में यूज होता है, उस पोर्ट का नाम है पोर्टाकेथ। ठीक है, आप लोग सर्च भी कर सकते हो, पोर्टाकेथ कैथेटर जो है उस पोर्ट का नाम है, वो हम जो है वो सबकुटेनियस की प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, नहीं समझ आई, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो आपने प्लेस करनी है, या पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो आपने एडमिनिस्टर करना है। एक TPN है और एक PPN है। TPN में सिर्फ एक चीज याद रखिए कि TPN में सिर्फ और सिर्फ हम लार्ज कैथेटर प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, और मेजर वेसल में उसे डाल देते हैं। ठीक है, मेजर वेसल्स में उसका टिप होना चाहिए, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा या राइट एट्रियम। ठीक है, एक्सटर्नल टनल जो है ना, या जो सबकुटेनियस पोर्ट है, सबकुटेनियस पोर्ट, एक्सटर्नल टनल, PICC, ये सारे जो है ये पेरिफेरल के अंदर है। ठीक है, ये TPN में नहीं है, ये PPN में है। ठीक है, मैंने मैं कंफ्यूज हो गया था उस टाइम पे, मैंने एक दफा जो है वो उसमें फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को कहिएगा कि सबकट जो है वो हम लार्ज वेसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, लार्ज वेसल्स के नहीं स्मॉल वेसल्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन स्मॉल का ये मतलब नहीं है कि हमने बिल्कुल बारीक ढूंढनी है, पेरिफेरल वेसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। पेरिफेरल में जो अच्छे वेसल्स होते हैं, पेरिफेरल में जो लार्ज वेसल्स होते हैं उसके साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर आता है। ठीक है, टोटल पेरेंटल के अंदर नहीं आता, क्योंकि हमने जो है अगर बहुत ज्यादा छोटी वेन के साथ कनेक्ट किया तो उधर उधर जो है वो प्लीवाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो हमने पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर जो है वो क्या देखना होता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर जो है वो हमने लार्ज वेसल देखने होते हैं, और पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर लार्ज वेसल के अंदर जो है वो हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन और आया, जिस एक्सटर्नल टनल कैथेटर। एक्सटर्नल टनल कैथेटर जो है ना, ये दो तरह की कैथेटर्स आती है, टनल कैथेटर और अनटनल कैथेटर। जो अनटनल कैथेटर है ना वो हम सिंपली प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, और टेम्पररी यूज के लिए होता है, फिर जैसे खत्म हो जाते हैं वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो वो से हम जो है वो बार बार चेंज भी करते हैं। लेकिन टनल कैथेटर जो है वो स्किन के अंदर जो है वो परमानेंटली प्लेस किया जाता है। परमानेंट का मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए प्लेस किया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल टनल कैथेटर जो है वो हम क्या करते हैं, उसका टनल जो है वो एक्सटर्नल तक ओपन होता है, बाहर से जो है बाहर की तरफ जो है उसका टनल ओपन होता है, लेकिन अंदर जो है वो स्किन के नीचे हम उसे प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस ये कि आपने सबसे पहले इन लाइंस के प्लेसमेंट को वेरीफाई करना है चेस्ट रेडियोग्राफी के जरिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने ल्यूमन डिवोटेड यूज ल्यूमन डिवोटेड टू द TPN ओनली। टोटल पेरेंटल के लिए ना ल्यूमन डिवोटेड यूज करना है। ल्यूमन डिवोटेड ये है कि वो उनका जो है वो ऐसे वेसल्स यूज करने, ऐसे
वेसल्स यूज करने जिसका डायमीटर जो है वो ज्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करा, द सोल्यूशन इज इन्फ्यूज एट द कांस्टेंट रेट ओवर 24 आवर। 24 आवर में आपने कांस्टेंट रेट से जो ये इन्फ्यूज करना है, ठीक है। अगर न्यू टीपीएन जो है वो अवेलेबल नहीं है टेम्परली, ठीक है, एक खत्म हो गया और दूसरा जो है वो पेशेंट की अटेंडेंस जो है वो लानी गई है, ठीक है, उसमें अगर टाइम गुजर रहा है तो उस टाइम के दौरान जो है वो आपने पेशेंट को 10% डेक्सट्रोज जो है वो ट्रांसफ्यूज करना है, ठीक है, इन्फ्यूज करना है, ट्रांसफ्यूज नहीं इन्फ्यूज करना है, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो हाइपो में ना चला जाए, ठीक है। अगर टेम्पररी जो है वो आपके पास टीपीएन खत्म हो गया तो आपने 10% डेक्सट्रोज जो है वो अटैच करना है ताकि वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टीपीएन को एब्रप्टली जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं करना। टेपरिंग जो है वो उसकी टेपरिंग करनी है। टेपरिंग टीपीएन इज अपन इनिशिएटेड वंस द पेशेंट इज एबल टू सेफली रिज्यूम इंटरल और ओरल न्यूट्रिशन। टीपीएन हम तब जो है उसके टेपरिंग स्टार्ट करते हैं जब पेशेंट जो है वो सक्सेसफुली ओरल या एंट्रल न्यूट्रिशन जो है उसके ऊपर आ जाता है और अप्रोक्सीमेटली वो अपनी 50 से 75% न्यूट्रिशनल नीड जो है वो पूरी कर सकता है। जब वो दोबारा से रिज्यूम करता है एंट्रल या ओरल न्यूट्रिशन और अपनी 50 या 75% न्यूट्रिशनल नीड को जो है वो मीट कर रहा हो, तब जो है वो हम टीपीएन को टेपर अप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूएशन से पहले आपने क्या करना है, इन्फ्यूजन रेट को डिक्रीज करना है हाफ। जो आपका इन्फ्यूजन रेट है फॉर एग्जांपल 100 के इन्फ्यूजन रेट पे जा रहा है तो आपने 50 पे करना है, ठीक है, 30 से 60 मिनट के लिए इस तरह रखना है ताकि जो ब्लड का प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है ना या प्लाज्मा ग्लूकोज रिस्पांस है वो जो है वो आपस में जो है वो कंपनसेट कर जाए, वो ग्लूकोज का लेवल और इंसुलिन का लेवल जो है वो उनके साथ जो है वो उसे पता चल जाए कि हाँ बॉडी के अंदर कुछ कम हो रहा है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट नहीं जाएगा। और साथ साथ आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 30 to 60 मिनट चेक करना है, ठीक है। अगर आप डिसकंटिन्यू भी करते हो ना, डिसकंटिन्यूएशन के बाद भी आपने हर 30 मिनट बाद 60 मिनट बाद जो है वो आपने चेक करना है कि आया पेशेंट मेरा जो है वो हाइपो में तो नहीं जा रहा, ठीक है। और अगर हाइपो में जा रहा है तो आपने इमीडिएटली उसकी हाइपो की या जो ग्लूकोज एब्नॉर्मेलिटी है, ठीक है, उसको मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ तक काफी है। आई थिंक आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। आज हम पेरेंटल न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। पेरेंटल न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिनको हम आईवी के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हम दो तरह का देते हैं, ठीक है, या दो तरीकों से हम दे सकते हैं, टीपीएन और पीपीएन। पीपीएन जो है वो पेरिफेरल न्यूट्रिशन है, ठीक है। पेरिफेरल को जो है वो हम पेरिफेरल वेन्स के अंदर या पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर हम लार्ज वेन ढूंढते हैं, ठीक है, और उसके अंदर पीआईसीसी कैथेटर या एक्सटर्नल टनल कैथेटर या हम पोर्टाकेयर कैथेटर जो है वो प्लेस कर लेते हैं और इसके जरिए हम देते हैं। लेकिन उसमें हमने ये ख्याल रखना है कि उसमें प्लेबाइटिस के चांसेस होते हैं, तो उसमें हम जो सोल्यूशन यूज करते हैं या जो फीड यूज करते हैं उसका 900 मिलीऑस्मोल से ज्यादा ऑस्मोलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने ज्यादा देर के लिए देना है, ठीक है, या हमारा टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा है तो हमने टीपीएन की तरफ जाना है। टीपीएन में हमने लार्ज वेसल्स ढूंढना है, ठीक है, और लार्ज वेसल्स में आपने कैथेटर प्लेस करना है, ठीक है। उस कैथेटर का टिप जो है वो या तो इंफीरियर या सुपीरियर वेना के अंदर होता है या जो है वो राइट एट्रियम के अंदर होता है, ठीक है। और डायरेक्टली जो है वो आपने उसके जरिए जो इन्फ्यूज करना है और उसमें हम हाई कंसंट्रेटेड फ्लूइड जो है वो इन्फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप जो है वो आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है, जब भी जो है वो आपने फीड देना है, ठीक है, तो फीड अगर आपने बंद करना है तो एब्रप्टली जो है वो कभी भी बंद नहीं करना, ठीक है। पहले जो है वो 30 से 60 मिनट के लिए जो है वो आपने कब जो है वो कम करना शुरू करना है, जब पेशेंट दोबारा से रिज्यूम करता है, जब पेशेंट दोबारा से अपने ओरल या एंट्रल के ऊपर आ जाता है और वो आपने 50 to 75% जो है वो रिक्वायरमेंट को मीट अप कर रहा हो, तब जो है वो आपने टेपर अप शुरू करना है, ठीक है। और टेपर अप करने के लिए आपने क्या करना है, 30 से 60 मिनट के लिए जो है वो आपने उसको हाफ पे लाना है, ठीक है। फिर आराम आराम से जो वो नीचे लेके आना है, ठीक है। और जैसे आप उसे स्टॉप कर लेते हो तो स्टॉपेज के बाद भी आपने 30 to 60 मिनट के लिए जो वो आपने ग्लूकोज लेवल चेक करना है, ठीक है। अगर एब्नॉर्मेलिटी आ रही है तो आपने उसे मैनेज करना है। और कोई क्वेश्चन? आज का लेक्चर हम फिर यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। फिर कल से तो आई थिंक ईद की छुट्टियां हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंटर ने जो है वो ऑनलाइन होना होता है, तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर एंड कर लेते हैं, ठीक है।
एडवांस में आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जिनकी ईद नहीं है तो वो लोग जो है वो भी अपनी लाइफ को ईद बना सकते हैं। ठीक है, एंजॉय करो और साथ साथ जो है वो आप ये चीज़ें भी पढ़ा करो, ठीक है, लेकिन अपने थर्ड ईयर के कोर्स पे भी कंसंट्रेट किया करो, ठीक है, उसे भी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि 6 को जो है वो फाइनल ईयर के एग्जाम्स है, कोई पता नहीं है, शायद फाइनल ईयर के एग्जाम्स के बाद जो है वो आप लोग की भी एग्जाम्स हो जाए, ठीक है। तो उन चीज़ों को भूलना नहीं है, ठीक है, उन चीज़ों को जो है वो साथ साथ पढ़ा करो, साथ साथ देखा करो, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में जो आप लोग की इशू सॉल्व हो जाए, ठीक है, कि अगर अचानक डेट शीट आती है तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो पूरी रखो, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अक्सर आवाज नहीं आ रही, तो आज की सेकंड स्लाइड रिपीट कर रहे हैं।